हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम करंट अफेयर करेंगे जो 2 से 6 दिसंबर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मेंस की जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी जो सीरीज़ चल रही हैं, है ना, उसकी वजह से जो हमारा करंट अफेयर है वो DND जो था हमारा, जो प्री कंटेक्स्ट के हिसाब से था, वो 2 दिन आता है, मंडे एंड वेडनेसडे, और 2 दिन अभी एडिटोरियल आता है। इसके बाद इसको हम 3 डेज़ में कन्वर्ट कर देंगे जब ये मेंस होगा। चलिए, तो यहाँ पे पता है आपको कि पहले हम एक अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो मेंस के अंदर हमारी काम आ सके, उसके बाद हम प्री के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बोला कि 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया। आपको पता है कि बहुत सी कंपनीज बंद होगी, है ना, कि जो खास करके छोटी कंपनीज थी वो तो बंद होगी, उनके पास इतना पैसा नहीं था, और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी, बहुत से लोगों की जॉब भी चली गई। उसके हिसाब से डेटा निकाला है कि जो 2020 लॉकडाउन के अंदर क्या जॉब लॉस हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, हर साल मिलता है ना, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेल का नंबर देखो, लैक्स के अंदर फीमेल का देखो, उसके बाद जो जुलाई 2020 को देखो तो ये नंबर डिक्रीज़ हुआ है। 2 तरीके हैं, एक तो आप ट्रेंड डिक्रीज़ करवा सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको एक सोसाइटी का आता है, इसी डेटा को आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको जेंडर के बेस के ऊपर कुछ बात करनी हो, है ना, कि मेल का नंबर है जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल जी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेल का नंबर इतना है और परसेंटेज वाइज वहाँ से आप ये परसेंटेज निकाल लो कि जो इन दोनों का टोटल करो और उसमें फीमेल का जो परसेंटेज देख लो कितनी बनती है, जो अभी 20 से 1% बनती होगी वो आप वहाँ पे कोड कर सकते हो। तो ये एक और तरीका है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को 2 तरह से हमने यूज़ करना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर भी आप देख सकते हो, है ना, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो परसेंटेज है मेल फीमेल का, वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। सो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से अपने हिसाब से आप कर भी सकते हो कैटेगराइज कि कैसे करना है। अब बात करते हैं परफॉर्म अचीव ट्रेड। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमने बहुत बार पढ़े हैं, न्यूज़ में हमेशा रहते ही रहते हैं, है ना। अब बात यहाँ पे करते हैं कि भाई जैसे वहाँ पे कार्बन क्रेडिट आया, है ना, क्योटो के अंदर बात हुई कि आप जो है रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे भी इंडिया ने अपने हिसाब से जो एनर्जी एफिशिएंसी, मान लीजिए जैसे एक नॉर्मल अपना बल्ब है, कंडेंसेंट बल्ब की बात करूँ, येलो कलर का बल्ब जो पहले आता था, वो बल्ब वहाँ पे अगर आप उसको जब जगता था आप हाथ लगाते थे, वहाँ से हीट भी रिलीज होती थी, मतलब वो लाइट भी हमें दे रहा है साथ में हीट भी, तो मतलब वहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लगती थी, है ना, लॉस भी होता था एनर्जी एज ए हीट। उसके बाद CFL LED, यहाँ पे हमें हीट देखने को इतनी मिलती नहीं है, तो ये क्या है, ये एफिशिएंट है। इसी तरह अगर आप पावर प्लांट की बात करो, इंडिया का पावर प्लांट है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। क्योटो के अंदर भी बोला कि ठीक है आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, मतलब अगर इंडिया का कोई पावर प्लांट हो उसकी जो टेक्नोलॉजी अच्छी दे देते हैं और वो एफिशिएंटली काम करेगा तो वहाँ पे कार्बन क्रेडिट मिलता था। यहाँ पे भी हमारे जो वेरियस सेक्टर है वो इनएफिशिएंट है, वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। उनको ये बोला गया, एक टारगेट दिया गया, उनको ये बोला गया कि जो भी हम एक टारगेट देंगे आपको, है ना, कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है। अब इस सेक्टर को टारगेट दिया गया कि इतना आपने रिड्यूस करना है, ठीक है, जो एनर्जी है आपने इतनी रिड्यूस करनी। अब ये कैसे करेगी, टेक्नोलॉजी लेके आएगी, एनर्जी एफिशिएंट बनाएगी, तो ये इस टारगेट को अचीव कर सकती है। अब इसको भी टारगेट दिया गया, ठीक है दोस्तों, इसको भी टारगेट दिया गया, लेकिन इसका क्या हुआ कि ये पूरा उसको कर नहीं पाया, ठीक है। ये मान लीजिए A सेक्टर है, ये B है, अब ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो अब इसने तो अचीव किया है, इसको बेनिफिट मिलेगा, इसको मिलेगा एनर्जी E-सर्ट, ठीक है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलेगा इसको। अब ये क्या करेगा, ये सर्टिफिकेट उठा के ये ले जाएगा पावर एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी क्योंकि इसने टारगेट अचीव नहीं किया। ये यहाँ पे इसको पावर एक्सचेंज के ऊपर सेल करेगा, बेचेगा, और इसको उतने ही खरीदने पड़ेंगे जो प्रोपोर्शन होगा इसका टारगेट ना अचीव करने का। नेट रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से जो है कार्बन जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है इधर ट्रांसफ़र हो गया, और मनी जो है पैसा है वो B को देना पड़ेगा, A को बेनिफिट हो जाता है। ये सिस्टम हम भी लेके आए, लेकिन यहाँ पे रिसेंट जो रिपोर्ट है ये क्या बोलती है कि जो बहुत ज़्यादा ये स्कीम इफेक्टिव नहीं हुई इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी इसने कि थर्मल पावर प्लांट है वो सिर्फ 1 to 2% ही हम रिड्यूस कर पाए ओवरऑल कार्बन मिशन, तो ये एक कंसर्न की बात है। इसके अलावा इसने बोला कि इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें,
क्यों? क्योंकि 43% ओवरऑल जो कंजप्शन है हमारी एनर्जी की, ठीक है, वो एनर्जी वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो प्रीलिम के कंटेक्स्ट के अंदर है कि भाई यूपीएससी पूछ लेती है कि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कंजप्शन है वो कौन सा सेक्टर है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर 1 इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 2 डोमेस्टिक आ गया, नंबर 3 आ गया एग्रीकल्चर। बस ये 3 रख लो यार, उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आपको एक सीधा और क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही से सॉल्व हो सकते हैं अगर हम ध्यान से करें। अब बात करते हैं परफॉर्म अचीव ट्रेड जो सिस्टम लेके, मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। इन्होंने क्या किया, कुछ सेक्टर सेलेक्ट किए, उनको टारगेट दिया, उनको 3 साल का टाइम दिया कि 3 साल के अंदर आपने कंप्लाई करना है ना। उसको बोलते हैं वन पैट साइकिल, वन पैट साइकिल, ठीक है। और जो सेक्टर जो इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज इसके अंदर आएंगी उनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर को ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर, ठीक है। जैसे सीमेंट से लेकर एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, पेपर, क्लोर अल्कली। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अगर आपको याद होगा कि बायोफ्यूल के ऊपर पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर इस साल से पहले, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वहाँ पे उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो वो काफ़ी डिटेल के अंदर क्वेश्चन था, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम साइकिल देखें 1 2 3 4 5 6 साइकिल ये ऑनगोइंग है, इनके अंदर सेक्टर का नंबर बताया गया कैसे कैसे, और हमने ऐड ऑन करते गए। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जब हमारा NAPCC जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था, उसी के अंदर हमने ये एक अलग अलग जो प्लान लेके आए, उसमें से एक प्लान था इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 2010, मतलब नेशनल मिशन ऑन ट्रिपल, ठीक है दोस्तों, ये प्लान था। इसी के अंदर हम लेके आए ये वाला जो सिस्टम, पैड सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब यहाँ पे एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना, एक जो मैंने बोला अभी आपको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देंगे वो उसको बोलते हैं ई-सर्ट। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट तो देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। जैसे कार्बन क्रेडिट की 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसका इक्विवेलेंट जो भी होगा बाकी गैसेस, यहाँ पे 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल उसके जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसके इक्वल इसकी वैल्यू होगी। पहले तो आपको ये याद रखना है। इसको जो प्रोसेस है पैट के अंदर उसको एडमिनिस्टर करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरी बात CERC जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म कमीशन है, ये जो एक्सचेंज के ऊपर जो भी आपस में ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है जी। 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल जो है इसका प्राइस किसके इक्वल होगा, एवरेज प्राइस ऑफ कोल या फिर एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल या फिर एवरेज प्राइस ऑफ गैस। ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत जरूरी है, प्री कंटेक्स्ट से सीधा क्वेश्चन आएगा और फ्री के नंबर है, ऐसा नहीं कुछ इसमें कुछ और ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक स्पीसीज की, किहिटुटीसुका, नाम देखो कैसा है, ठीक है, सेचिकेरम। पहली बात है इसके अंदर डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर में है, तो थोड़ा सा एक हमें आइडिया लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाता है कि ये क्या है, ये प्लांट स्पीसीज है या कोई रिप्टाइल है या कोई और है ना, कोई पाइसस है या कोई बर्ड है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन तो आपको सीधा क्वेश्चन ये मिलता है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक न्यू मैराइन रेप्टाइल स्पीसीज है, ठीक है दोस्तों। अब बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। इसका नाम जो आया है वो बेसिकली म्यूस्का कल्चर जो है वो वहाँ पे इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उसके जो सेंट्रल कोलंबिया वहाँ से इसका नाम आया है। अब इस कम्युनिटी को बाद में कॉन्कर किया था स्पेनिश ने, लेकिन ये यहाँ पे डिटेल में नहीं आएगा। सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड आपने यहाँ पे इसका आंसर रखना है। इसके अलावा अगर मैं ये भी बता दूँ, रेप्टाइल को बेसिकली हम स्कल के, उनके स्कल की स्ट्रक्चर के ऊपर, बेस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। स्टेट के अंदर पूछा जा सकता है रेप्टाइल की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, स्कल के ऊपर की जाती है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं, इसके कुछ फीचर्स है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अगर किसी को ऑप्शनल ऐसा है जैसे जूलॉजी ऑप्शनल है, उसने कुछ ऐड ऑन करना है ना रेप्टाइल के अंदर, तो वहाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है, लेकिन यूपीएससी कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ART की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि 3 पेरेंट बेबी के ऊपर क्वेश्चन आया, इस साल भी आया, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया। होता क्या कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, एक सिंपल है, मतलब मेल गमीट फीमेल गमीट है ना, ओवम एंड स्पर्म दोनों को हम लैब के अंदर उसको आपस में मिलाते हैं और वो एम्ब्रियो बाद में जो
वुमेन है उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी के लिए उसको बाद में वो प्रोसेस बाकी वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर मैं एक और नाम बोलता हूँ मैं, गिफ्ट गमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब जो है ना, ट्रांसफ़र। इसके अलावा जिफ्ट है एक, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ये सारे नाम जो हैं यहाँ पे क्या रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी की वो नहीं होती। स्टार्टिंग के अंदर हम उसको कंबाइन करते हैं लैब के अंदर, उसके बाद अलग अलग फेलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ना उसको, या अलग अलग तरीके के ये मेथड हैं। इन सारे मेथड को जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं ये टेक्निक, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंस लिया जा रहा है। इसके अलावा एक सरोगेसी होता है। सरोगेसी के अंदर क्या है, अगर आपने देखा होगा बॉलीवुड से लेके बहुत से जो स्टार है ना, वहाँ पे वो सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं। मेल फीमेल का कंबाइन किया और ये थर्ड मदर, एक और मदर ली, उसके अंदर इसको डाल दिया। अब यहाँ पे जो प्रेग्नेंट होगी, बाद में जो भी बेबी होगा, ये स्टार वापस ले लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली रेंट करते हैं सरोगेसी। लेकिन इन सभी मेथड के अंदर अगर आप देखोगे, जब मेल फीमेल गमीट को भी हमने ऐड ऑन किया, यहाँ पे बहुत से चांसेस हैं एक्सप्लॉयटेशन के। दूसरा, जैसे कोई सपोज करो कोई स्टार है तो उसको लगता है कि ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो वहाँ पे उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके कैरियर के ऊपर पड़ेगा, तो सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं। तो फिर तो हर कोई करने लगेगा, है ना, कि भाई अदरवाइज वो पेन और ये सब उसको अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन का खतरा है, गरीब लोगों को लिया जाता है फिर इसके अंदर। दूसरा, यहाँ पे सरोगेट मदर है जो उसका भी, अगर मान लीजिए कोई बेबी ऐसा हुआ उसके बाद उन्होंने लिया नहीं, इसके लिए सरोगेसी बिल अलग से आया। तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ है सेक्स सिलेक्शन की भी बात हो सकती है, और कौन ये प्रोसीजर करवा सकता है कौन नहीं, इसीलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है। और यही बिल जो है रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है। यहाँ पे क्या है, रेगुलेट क्यों करना है, सुपरवाइज करना पड़ेगा हमें, है ना। और लेकिन इसने एक्सक्लूड किसको किया है, लिविंग कपल, सिंगल मैन, ये आपने याद रखना, सिंगल वुमेन नहीं, सिंगल मैन, LGBTQ कम्युनिटी, इनको एक्सक्लूड किया गया है। इससे कौन कौन अवेल कर सकता है ना। ये जो ART की जो भी मतलब मेथड तो डिफरेंट मैंने आपको बताए। हो सकता है UPSC आपसे पूछ ले कि गिफ्ट जो है ये न्यूज़ के अंदर था, इसके अलावा जिफ्ट जो न्यूज़ के अंदर है ना, ये किससे रिलेटेड है, और नीचे आपको ART आ गया। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑप्शन में आ गया कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा, है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी या मोस्ट प्रोबेबली किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ये एक सीधा क्वेश्चन ये आपने ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने ये नाम भी बताए हैं, हालांकि उसकी डिटेल नहीं बताई, वो ज़रूरी भी नहीं है। कौन अवेल कर सकता है, वुमेन जो विशिंग टू डोनेट ओवम मस्ट बी फ्रॉम 23 and 35 ईयर, मैरिड एंड हैव एटलीस्ट हर ओन चाइल्ड, जो 3 या 3 से ज़्यादा हो। एक तो ये कंडीशन रखती, क्योंकि अदरवाइज फिर हर एक का वो हो जाएगा। दूसरा, लीगल मैरिज एज, ठीक है, बिलो 55, सिंगल वुमेन कैन यूज़ ART, ठीक है जी, ये हो सकता है। इसके अलावा अब इसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल रजिस्ट्री जो बैंक या क्लिनिक है इंडिया के अंदर, उसके लिए, ठीक है, एवरी ART क्लिनिक जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो रीन्यू होगा हर 5 साल बाद। इसके अलावा यहाँ पे पेनल प्रोविज़न दी गई हैं, हालांकि आपको एग्जैक्टली याद नहीं करनी कितने साल की है या कितना फाइन है, बस ये याद रखना है इसके अंदर फाइन है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है, जैसे सेक्स सिलेक्शन है, कोई करवाता है, प्रैक्टिस सेक्स सिलेक्शन एंड सेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो गैमीट, उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक है जी, फाइन है 5 and 10 लाख फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन, उसके बाद उसको जो जेल टर्म भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, पहले मान लीजिए आपने किसी ने गलती की, उसको फाइन कर दिया, इट मीन्स कि आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। गरीब लोग गलती करेंगे, उसको तो वो फाइन कैसे दे पाएगा, अमीर गलती करेगा, उसको पता है गलती की है, पैसे दे देंगे, तो अमीर लोगों के लिए माफ़ है इस हिसाब से, है ना। इसके अलावा नेशनल बोर्ड बनाएंगे जो मिनिमम स्टैंडर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, लैब का, डायग्नोस्टिक सेंटर का, वो सारा डिसाइड करेगा। प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होगी, ठीक है, कपल को और वुमेन को, ठीक है जी, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इंश्योरेंस की भी यहाँ पे इसके अंदर प्रोविज़न है। ART क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना। इसके अंदर यहाँ पे तो IVF की ज़्यादा बात की गई, आर्टिकल के अंदर भी IVF जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है IVF की बात की गई है, लेकिन मैंने आपको जो स्टार्टिंग के अंदर 2 और टाइप के बताए हैं जो इसी के पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सफल रिपोर्ट की। दोस्तों, इंडिया की अगर आप कोस्ट लाइन देखोगे, भाई कोस्ट लाइन तो अच्छी खासी है हमारी, है ना,
उसके बाद अपनी शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो उसकी डिपेंडेंसी क्या इंपोर्ट के ऊपर है या नहीं है। अगर मान लीजिए हम वहाँ पे जो ट्रेड को इंक्रीज़ करना चाहें और अपनी जो शिपिंग इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करना चाहें तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यही है एक रिपोर्ट शिप एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग सफल जो सबमिट की है कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर शिप एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग, इसने सबमिट की है IFSCA को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, ये वही बात करता है कि भाई इंडिया जो है उसका जो कोस्ट लाइन इतनी है, हमारा जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो नेट इंपोर्टर हैं शिपिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है जी। इसने बोला लीगल से लेकर रेगुलेटरी टैक्स टैक्स को कम करो, ईज ऑफ डूइंग, मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्या होता है, अगर मान लो आप देखोगे कि कोई और भी बड़े शिप है इंडिया के पास अगर आएंगे तो वहाँ पे बहुत ही लीगल जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो विजिट भी करना अच्छा उनको लगता नहीं है। इसके लिए इसके अलावा वो बोलता है ब्रांड वैल्यू उसको इंक्रीज़ करो। ये कैसे होगी, शेयर जो ग्लोबल के अंदर ट्रेड का शेयर है वो इंक्रीज़ करो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे शिप है वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो पोल्यूशन कम करते हों, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम इम्प्रूव करें तो काम बन सकता है। मेरे टाइम के अंदर देखें तो 95% इंडिया गुड्स जो है ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, ये इंडिया का ट्रेड है, इसके थ्रू होता है। सो दिस सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। ये इन्फॉर्मेशन आप मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में बात करें, 2020 के अंदर बनाई गई, यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ 2019 के अंदर। सो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है जी। एक ही है गिफ्ट सिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, गुजरात की क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे होती है। इससे पहले तो इंडिविजुअल जैसे इंश्योरेंस वाली अपना देख रही है, हर एक इंडिविजुअल वो देखती थी, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसको एस्टेब्लिश किया है। खैर इसकी वजह मैं बहुत डिटेल अभी मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस की, पहली क्लासेस के अंदर की हुई है, आगे मौका मिलेगा तो ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है तो वहाँ पे पूरा डिटेल में फिर डिस्कस कर देंगे। दोस्तों इलेक्शन आने वाले हैं, RTI डाली गई तो उन्होंने बोला कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई। ये हर बार जब इलेक्शन होते हैं देखा जाता है, कोई ना कोई स्कीम के अंदर गवर्नमेंट फोकस करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम एंड एक है उजाला, ठीक है। उजाला आपने बताना है क्या है, पहले भी हमने की है, इसी में से यही टॉपिक था जहाँ पे हमने जो प्री से पहले एक किया था, जहाँ पे मैंने LED और ये CFL वगैरह के अंदर आपको डिफरेंस बताया था। यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की 100% जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या क्या दिया जाता है, 1600 रुपये का यहाँ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन, रबर ट्यूब, प्रेशर रेगुलेटर वगैरह, जो वुमेन है जो BPL उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे UPSC पूछेगी सिर्फ BPL को दिया जाता नहीं, उसके बाद इन्होंने और इंक्रीज़ कर दिया। होता क्या है, सेक डेटा जो है हमारा, इसके ऊपर मैंने बताया था अभी रिसेंट क्लासेस के अंदर, सेक डेटा और उसका कंपैरिजन किया था सेंसस का, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है ना। अब यहाँ पे ये डेटा आ गया तो होता क्या कि जो भी स्कीम है नॉर्मली सेंटर उसको इम्प्लीमेंट करती है, अगर तो स्टेट जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करती है कौन कौन से एलिजिबल हैं लोग, तो यहाँ पे इस डेटा के बेस के ऊपर वो जो BPL फैमिलीज को आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा बाद में फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना, जो आइलैंड वगैरह के अंदर रहते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या है, 2019 के अंदर हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बन गई जिसने 100% इसको LPG कवरेज कंप्लीट कर ली। इसके अलावा कोविड के टाइम के ऊपर और भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किए गए फ्री जो सिलेंडर है। उज्ज्वला 1 है 1.0, यहाँ पे करेक्शन का टारगेट रखा गया। SC ST प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर फॉरेस्ट वेलर, ये सारे इंक्लूड किए गए, मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा 2.0 आया, यहाँ पे एडिशनल टारगेट रख दिया गया, ठीक है जी। इसके अलावा पाइप गैस जो है 21 जो लैक होम्स हैं इन 50 डिस्ट्रिक्ट। UPSC यहाँ पे पूछ लेगी आपसे, UPSC कहेगी कि सिर्फ LPG कनेक्शन है, यहाँ पे पाइप लाइन वगैरह कुछ गैस नहीं है, नहीं, वो भी इसके अंदर जो 2.0 इन्होंने कुछ रीजन के अंदर इंक्लूड की। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि एक ही चीज़ को अगर 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक अलग तरीके से पढ़ रहा है दूसरा अलग से, तो जो उसी हिसाब से पढ़ रहा है जैसा UPSC की रिक्वायरमेंट है, मार्क्स उसी को मिलेंगे। वही चीज़ है जो हमारा लेक्चर लेने का भी मकसद है कि एक ही टॉपिक है, वो आपके पास भी है हमारे पास भी है, उसको पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कि कौन सी सिटी के अंदर ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, किसके अंदर कम है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ने बोला टेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल बोला जाता है मोस्ट एक्सपेंसिव है। ये रिपोर्ट रिलीज की इकोनॉमिक्स
इंटेलिजेंस यूनिट जो डेमोक्रेसी इंडेक्स भी निकालता है। अब यहाँ पे की हाईलाइट किया, टेल अवीव पहला नंबर, उसके बाद पेरिस एंड सिंगापुर दूसरा, न्यूयॉर्क सिक्स्थ। अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है वो बेसिकली उसके हिसाब से जो प्राइस देखा जाता है चीज़ों का, ठीक है, जो डॉलर से मतलब कि ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी, जो स्ट्रांग होगी, वहाँ पे उसका रैंक हायर होगा, इसका यही मतलब है। इंडिया के अंदर अहमदाबाद देखेंगे टॉप 10 चीपेस्ट सिटी के अंदर आता है। अब इसका इम्पैक्ट भी बताया गया, कोविड है, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो थी डिमांड सप्लाई के अंदर चेंजेस आई, इन्फ्लेशन हुई, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं पॉसिबल। मेजर्ड अगेंस्ट न्यूयॉर्क सिटी प्राइसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इट मीन्स that cities with currencies that are stronger against US dollar would likely to appear in higher in ranking। मैंने ये ऑलरेडी बताया, बस यही पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसने रिपोर्ट रिलीज की, टॉप रैंक कौन है, इंडिया का कोई है तो अहमदाबाद जो चीपेस्ट के अंदर आ गया। उसके बाद कि यहाँ पे जो इसके मेथोडोलॉजी है उसके अंदर जो न्यूयॉर्क के प्राइसिंग, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेमोक्रेसी इंडेक्स भी इसका है, बस ये इसके ऊपर यही क्वेश्चन आता है कि आपको ये लास्ट में प्रोवाइड भी किया जाएगा कौन कौन सा इंडेक्स है और किसने ये रिलीज़ किया है। वेज रेट इंडेक्स कि क्या वेज रेट इंक्रीज़ हुआ या नहीं इंक्रीज़ हुआ, उसको बात करते हैं। पहले हमारा जो बेस ईयर जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना नहीं, 63-65 था। अब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने इसको चेंज कर दिया, 2016 कर दिया, ठीक है जी। अगर अब यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन मिलता है हमें, यहाँ पे टॉपिक के ऊपर कौन रिलीज़ करता है और वेटेज क्या है। अगर हम वेटेज देखें दोस्तों, बाकी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपने नोट करनी हुई तो कर लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। वेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग 82 अभी जो 2016 के हिसाब से, माइनिंग 11.23, प्लांटेशन 6.2, तो टोटल 100। एक तो आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग देन माइनिंग देन प्लांटेशन, बस इतना ध्यान रखना है। और ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे परसेंटेज में तो दिस इज़ मोर देन 50%, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेटेज दी गई है। इसके अलावा किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको किया गया। अब यहाँ पे टोटल 37 इंडस्ट्रीज़ हैं। अगेन यहाँ पे आप देखोगे 30 मैन्युफैक्चरिंग है, 3 प्लांटेशन से रिलेटेड है, 4 जो हैं माइनिंग से रिलेटेड है। ये भी आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। 2 ऑर्डर हमें याद करना है दोस्तों, एक तो वेट का ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, और ये नंबर का भी ऑर्डर अगर आप देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं वेट रेट इंडेक्स 2020 की, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप सेक्टर लेवल के ऊपर देखोगे, प्लांटेशन, ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट वेट रेट इंडेक्स के ऊपर है, देन मैन्युफैक्चरिंग देन माइनिंग, एक ये ऑर्डर है। 3 ऑर्डर हैं हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर, किसने रिलीज़ की और क्या है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी अगर हाँ मन है आपको इसको एक बार आपने बस पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन वही रखनी है जो अपने काम आए, अदरवाइज बेनिफिट नहीं है। बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हमने, 100% इन्फॉर्मेशन नहीं काम आती, लेकिन हाँ जो जरूरी है वो आपको 100% याद करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। पीएम मित्रा की बात करते हैं दोस्तों। टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट फोकस कर रही है ना। रिसेंटली हमने टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर भी एक टॉपिक किया था। यहाँ पे जो 7 पार्क एस्टेब्लिश किए गए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल के अंदर, दोनों ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जो फ्रेश एक नया प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड जो एग्जिस्टिंग है वो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत वो भी एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन किस जो स्टेट है, मान लीजिए कोई स्टेट है वो चाहती है कि मैं एक पार्क एस्टेब्लिश करूं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया मुंह उठा के हम करेंगे, है ना। वो कंडीशन फुलफिल करेगी तभी उसको जो बेनिफिट है, जो उसके सेंटर देगी, कुछ पैसा देगी या कुछ सब्सिडी देगी, जो भी उसके अंदर मिलेगा, पहले वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद मिलेगा। वो कंडीशन क्या है, पहले तो लैंड होनी चाहिए एटलीस्ट 1,000+ एकर्स, ठीक है, जो एलिजिबल स्टेट्स के लिए, और ये काम होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। यहाँ पे कैपिटल जो सपोर्ट मिलेगी 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिर मैक्सिमम 500 करोड़ एंड 200 करोड़ रिस्पेक्टिवली ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड के लिए। मतलब आपको ये याद नहीं करना है कितने परसेंट मिलेगी, आपको ये याद करना है 100% यहाँ पे नहीं है, बस ये याद करना है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात कि आपको ये भी याद रखना है कि ये ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों के लिए यूपीएससी अक्सर ये चीज़ें को, वही चीज़ें हैं, वही वर्ड्स हैं हर स्कीम के अंदर आते जिसके ऊपर यूपीएससी का कुछ फोकस रहता है, बस वही हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मेंस के लिए डेटा गया है, तो आपने डेटा याद रखना है। जैसे 12 है,
एक नंबर आपने 12 याद रखना है। अब 12 को घुमा दिया 21 हो गया, उसके बाद 2 और ऐड कर दिए 23, बस 12, 21, 23। अब 12 क्या है, 12% जो एक्सपोर्ट अर्निंग है इंडिया की, टेक्सटाइल सेक्टर प्रोवाइड करता है, 21% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एंड जो 23 है वहाँ पे बीच में एक पॉइंट लगा लेना, 2.3% जो इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। बस ये आपने ऐसे ही बाकी सेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ लिमिटेड से सेक्टर है 8-9, जिसकी आपने 2-2, 3-3 आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है, जो हमारा मेंस के अंदर काम आएगी। यूपीएससी मान लीजिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो बोलेगा 21%, अगर उसके पूछना अराउंड 1/5, वो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, 1/5 या मोर देन 50% बोल देगा, फिर वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत से एमपी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है हर बार क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इन क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाए किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे भी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो एमपीज के क्वेश्चन अवॉइड किए गए, डिसअलाउ किया गया उनको। अब ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था आर्टिकल, आपका लक्ष्मीकांत के अंदर भी है। इसके अलावा ये आई थिंक एडिटोरियल के अंदर भी सर ने डेफिनेटली डिस्कस किया होगा, क्योंकि ये वहाँ पे जो एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर क्वेश्चन ये टॉपिक था। यहाँ पे क्या है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, इन द सेंस कि जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मैं बताऊँगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको प्री के लिए पिक करनी है। ऑल्दो ये आपका लक्ष्मीकांत के अंदर डेफिनेटली है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे भी इसको थोड़ी बहुत, जब वहाँ पे टॉपिक को पढ़ोगे उसके साथ ही ये पढ़ना है। अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हो तो यहाँ से 2-3 जो वर्ड है ना, जो आपको लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो लक्ष्मीकांत के वहीं पे साइड पे आपने लिख लेनी है, या जो भी आप नोट बनाते हो वहाँ पे आपने लिख लेनी है। अलग अलग नहीं करना दोनों को, ये आपने ध्यान रखना है। इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा क्योंकि जो आपकी प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा कि आपको मैं अलग से ये एक और ही टॉपिक क्रिएट कर दूँ। इस टॉपिक में मुझे पता है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो आपने पिक करके वहाँ पर ऐड करनी है। क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन एडमिट कैसे होते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो उनको राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली है, ठीक है। अब ये राज्यसभा के अंदर भी हो सकता है और आप लोकसभा के अंदर भी हो सकता है। अलग अलग रूल्स हैं। राज्यसभा के अंदर रूल 47 to 50 रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसके हिसाब से ये लिए जाते हैं। पहले जो भी कंडीशंस होगी कि कोई क्वेश्चन है एडमिसिबल है या नहीं है ना, ये भी देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर कि कोई क्वेश्चन रिपीटेटिव है, मतलब पहले पूछ लिया दोबारा भी पूछ लिया, वो एडमिसिबल नहीं होगा, है ना। वो कहेंगे भाई एक बार हो गया बस चुप करके बैठ जाओ। या फिर कोई कोर्ट के अंदर है, वो बोले कि हम क्या बोलें इसके ऊपर, ये तो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है काम, तो जब आएगा बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सेक्रेटरीट बाद में सेंड कर देता है मिनिस्ट्री कंसर्न को, मिनिस्ट्री बाद में उठा के उसको बाद मिनिस्टर के पास भेज देती है। मिनिस्टर क्या करता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर भी जवाब देना है उसको, राज्यसभा के अंदर भी जवाब देना है, तो अलग अलग दिन डिसाइड किया जाता है कि इस दिन ये राज्यसभा के अंदर जाएगा, इस दिन लोकसभा के अंदर जाएगा, जो भी आंसर देने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है इसको 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये दोनों के डे के हिसाब से फिक्स किया जाता है। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपके लक्ष्मीकांत के अंदर भी है। स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन के मतलब ओरल आंसर, ठीक है। मिनिस्टर से पूछा, वो ओरली आंसर रिप्लाई कर रहा है। जब ओरली रिप्लाई करेगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का स्कोप है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जो रिटर्न आंसर मांगते हैं। शॉर्ट नोटिस, मान लीजिए कोई अर्जेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, नोटिस लेस देन 10 डेज इज प्रिस्क्राइब्ड, कि आपने नोटिस दिया उसके बाद आपने आंसर यहाँ पे लेना है। प्राइवेट मेंबर से, अगर प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वो उससे रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। वहाँ पे यूपीएससी पूछती है कि प्राइवेट मेंबर से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई नहीं पूछ सकते दोस्तों, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन डील्स विद द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू सम बिल, रेजोल्यूशन एंड अदर मैटर फॉर विच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा नहीं कोई भी किसी, जैसे यूपीएससी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती है ना, अब हमें उससे हमारा लेना देना भी कुछ नहीं होता, सिलेबस का भी नहीं, तब भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। क्वेश्चन जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड है 175, यूपीएससी पूछेगी यहाँ पे कोई टोटल क्वेश्चन का नंबर जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। कौन कौन से और काइंड के क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट एडमिसिबल कौन कौन से होंगे, जो आर्गूमेंट्स हैं, इंटरफेरेंस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ये सारे। अगर हम डेटा देखें तो राज्यसभा के अंदर 833 क्वेश्चन डिसअलाउ किए गए लास्ट मानसून के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहीं पे किया गया है। अगर आप देखो 2013-14 विंटर सेशन है ना, इससे पहले भी ये काम होता ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब सोशल मीडिया पे चला दोगे इतने क्वेश्चन डिसअलाउ किए गए, कुछ ऐसा। ग्लोबल गेटवे प्लान,
दोस्तों चाइना ने वन बेल्ट वन रोड का कंसेप्ट दिया। चाइना ये कहता है जैसे इंडिया सी पैक वहाँ से निकाल दिया, इंडिया को दुख हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग ये ओशियन के थ्रू भी कनेक्शन ले रहा है, यूरोप को भी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं जितना ज़्यादा लिंकेज होगी मैं उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कोई कंट्री बोलती भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे, वो कहता है पैसे हमारे पास है, पैसे हमसे ले लो, ठीक है। वो लोन देते जा रहा है, जैसे पाकिस्तान को गिरवी रख लिया उसने, ठीक है, पूरी कंट्री उसने गिरवी रख दी कि भाई हाँ ठीक है, अब पाकिस्तान वो सारी उम्र उसका ही कर्जा उतारेगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो है कंसेप्ट कि कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंड कर देना और उसके बाद में जो आपका मन किया वो काम करवाना, ये चाइना का काम है। इसको काउंटर करना अगर वेस्टर्न कंट्री काफ़ी कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो ग्लोबल गेटवे प्लान यूरोपियन यूनियन का, ये इन्होंने बोला कि यहाँ पे अराउंड 300 बिलियन यूरोस वो इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, दुनिया के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली दिस इज एन ऑफशूट ऑफ G7 कंट्रीज, और ये फाइनेंशियल हेल्प देंगे। इवन जो यूरोपियन फंड फॉर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो वो भी यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। लेकिन खैर ये बहुत ही अभी नेसेंट है। अगर नेसेंट इन द सेंस कि आपको अभी तक क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल गेटवे प्लान किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और क्या काम है इसका, मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। इससे ज़रा अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, आएगी आगे आगे क्या क्या हुआ तो वो उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। दोस्तों आर्ट कल्चर को इम्प्रूव करना है ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उसको बेहतर बनाना सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। यहाँ पे एक स्कीम है कला संस्कृति विकास योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन कल्चर एंड आर्ट को, किसके अंदर, कला संस्कृति योजना के अंदर। कला संस्कृति योजना क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये दूसरा फैक्ट है। काम क्या है, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट क्या है दोस्तों, कौन कौन सी इसकी सब स्कीम है। लेकिन खैर यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल असिस्टेंट है, आपने एक बार लिख दिया ना, उसके बाद ये वर्ड लिखना है, उसके बाद ये वर्ड लिखना है एंड ये वर्ड लिखना है, बस 3 चीज़ें आपने इसको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही ऑब्जेक्टिव है कि इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे और कुछ हमें नहीं चाहिए। पाइका रिबिलियन की बात करते दोस्तों, पाइका बेसिकली मार्शल सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है जी। अभी क्या हुआ, अगर आप देखोगे पाइका रिबिलियन की बात, पहले पाइका रिबिलियन के कंटेक्स्ट को देख लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में। हुआ क्या कि पहले बीच में न्यूज़ आई कि जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी डिमांड की कि पाइका रिबिलियन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला, रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई इसको हम नहीं करेंगे। तो 1857 यही है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपने ध्यान रखना है जो प्री कंटेक्स्ट के अंदर। पाइका रिबिलियन कौन है, ठीक है, बेसिकली उड़ीसा के जो गजपति रूलर थे, ठीक है, उनको ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे और इनको रिटर्न में हेरिटरी जो रेंट फ्री लैंड मिलती थी, ठीक है, रेंट फ्री लैंड मिलती थी, जिसको बोलते थे हम निष्कर जगीर, ठीक है जी। अब इनको रेंट फ्री लैंड मिलती थी। ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और जो किंग ऑफ खुर्दा राजा मुकुंदा देवा, उनको डीथ्रोन कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी अप्लाई की। ब्रिटिशर क्या करेंगे, अपनी रेवेन्यू पॉलिसी अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुई बहुत ज़्यादा पाइका की, ठीक है। अब पाइका का जो एक हेड बना, ठीक है, जिसका नाम बख्शी जगदम्बू, ठीक है जी, इन्होंने रिबिलियन किया और उसके बाद बख्शी की जो डेथ होगी 1825। 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा 1857 के आसपास का, मतलब सिर्फ ये नहीं आएगा, वहाँ पे जब आप पढ़ोगे अपना 2 दिन पहले, जैसे 1825 ये है ना, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। इट मीन्स कि 1857 से पहले हुआ पाइका और 1-2 आगे वाले, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये आपने ध्यान रखना है। सो दोस्तों इस जो लेक्चर है, लेक्चर का ये मीनिंग नहीं होता कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही बस देते जाना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम देते हैं जहाँ पे कंसेप्ट आते हैं कि हाँ ये वाला समझाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा भी जो नॉर्मल टॉपिक जिसके ऊपर आपको लगता है यार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें याद ही करनी, उसके अंदर भी हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। अगर आप ये पूरी आज के लेक्चर देखोगे, इसका जो कंटेंट है हमें जो रिक्वायर्ड है वो होता है 30%, ठीक है, लेकिन वो डिटेल में पूरा बताया जाता है और 30% को आपने नोट्स के अंदर लिखना है। वो 30% आपने सिर्फ याद करना है,
लेकिन ये सारा पढ़ना है क्यों? समझने के लिए। अगर आपने लेक्चर देख लिया 30% आप नोट करो, आपका काम हो गया। थोड़ा सा सिलेबस बनेगा, थोड़े से नोट्स बनेंगे, उसी को रिवाइज करने हैं, तभी बात बनेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।